हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे। हिंदू लॉ में हम सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट को पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले ये एडवाइजेबल है आप अपनी हिंदू लॉज के बेयर एक्ट अपने पास रखें। सबसे पहले हम सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है उसके बारे में बताते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब पेरेंट्स के बीच में कोई मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं लाइक जुडिशल सेपरेशन या डाइवोर्स, तो इन केस उनके बच्चे अभी हैं उनकी लाइफ में, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि बच्चे उनके पास रहे ना कि दूसरे स्पाउस के पास। तो पार्टीज कस्टडी फॉर ऑफ चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेशन डालती हैं कोर्ट में और कोर्ट ऑर्डर्स ग्रांट करता है कि किस पार्टी के पास बच्चे जाएंगे। यहाँ पर ऑर्डर्स से हमारा मतलब है कस्टडी के ऑर्डर्स, बच्चों के मेंटेनेंस और उनके एजुकेशन से रिलेटेड ऑर्डर्स। यहाँ पर हम बच्चों की बात सिर्फ माइनर बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेजर जो बच्चे होते हैं 18 साल से ऊपर, वो अपना डिसीजन अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो खुद डिसाइड करने के लिए काबिल होते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं वो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के केसेस में जो बच्चे लेजिटिमेट माने जाते थे वो भी कवर होंगे, और इलेजिटिमेट जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पर सेक्शन 26 के पर्पज़ के लिए कवर नहीं होंगे। यहाँ पर जो हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं वो इंटरिम ऑर्डर्स ही होंगे, यानी कि टेम्परेरी ऑर्डर्स होंगे। ऐसे ऑर्डर्स टेम्परेरी इसलिए होते हैं क्योंकि किसी भी स्टेज पे इवन इफ आफ्टर ग्रांटिंग द ऑर्डर्स को ग्रांट करने के बाद भी कोर्ट के पास पावर रहती है कि किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे वो इन ऑर्डर्स को वापस ले सकता है या मॉडिफाई कर सकता है इन केस कोई सर्कमस्टांसेस में चेंज आ गया है। पर कस्टडी देते समय दो क्वेश्चंस कोर्ट के सामने आते हैं कि कोर्ट की सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता, पैरामाउंट कंसिडरेशन क्या होगी, और यहाँ पर कस्टडी सिर्फ पेरेंट्स को क्यों ही दी जाती है सेक्शन 26 के अंदर। ये क्वेश्चंस को हम दो क्वेश्चंस को आगे आंसर करेंगे। इनको आंसर करने के लिए हमें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट को पढ़ना होगा। हम अपनी बेयर एक्ट में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस एक्ट का प्रियम्बल पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये एक्ट किस दिन इन्फोर्स हुई थी। ये एक्ट 25 अगस्त 1956 को इन्फोर्स हुई थी। डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रीलिम्स के लिए। जो हमारे लॉ ऑफ गार्डियनशिप हैं ये दो एक्ट से गवर्न होते हैं। इस एक्ट के आने से पहले गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 से, और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, जो कि ये एक्ट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। इस एक्ट का सेक्शन 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 जो भी लॉज थे बिफोर कमिंग ऑफ दिस एक्ट जो डील करते थे माइनॉरिटी और गार्डियनशिप ऑफ चिल्ड्रन के साथ, उनको रिपील करता है। बस ये गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट को रिपील नहीं करता है, और ये गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। इस एक्ट के पर्पज से भी माइनर का वही मतलब है जो हमारे पास इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1865 में दिया गया हुआ है, जो कि है 18 साल से नीचे अगर कोई बच्चा है तो वो माइनर माना जाएगा। और अगर ऐसे बच्चे जिनके केस में कोर्ट ने अपॉइंट किया है गार्डियन, तो ऐसी बच्चों की एज जब तक 21 नहीं हो जाती तब तक उन्हें माइनर माना जाएगा। अब हमने जो दो क्वेश्चन रेज किए थे सेक्शन 26 को डिस्कस करते वक्त, उनमें से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है पहले उसको डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि सिर्फ पेरेंट्स को ही क्यों कस्टडी दी जाती है सेक्शन 26 में। इसके दो आंसर हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर एप्लीकेशन जो होगी वो पेरेंट्स ही लगाएंगी, क्योंकि पार्टीज़ तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या जुडिशल सेपरेशन, मैट्रिमोनियल रिलीफ के केस में पार्टीज़ ऑब्वियसली पेरेंट्स ही होती हैं। तो ऑब्वियसली पार्टीज़ को ही जो हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उन्हीं को रिलीफ दी जाएगी। तो आइदर हस्बैंड और वाइफ को ये कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन मिलेगी। इसके अलावा जो हमारा सेकंड रीज़न है वो ये है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये ही चाइल्ड के नेचुरल गार्डियंस भी हैं। तो हमारे लिए यहाँ जानना ज़रूरी है कि नेचुरल गार्डियंस होते क्या हैं। नेचुरल गार्डियंस क्या होते हैं ये सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आपको प्रोवाइड करता है। पर इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गार्डियंस और किस किस तरह के होते हैं जिनका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में जिक्र है। आपके पास हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आपको 3 तरह के गार्डियंस का जिक्र करता है: नेचुरल गार्डियंस, टेस्टामेंट्री गार्डियंस और डिफैक्टो गार्डियंस। गार्डियंस अपॉइंटेड बाय कोर्ट और गार्डियंस बाय अफिनिटी का इस एक्ट में जिक्र नहीं है, उन्हें भी पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सेक्शन 6 पढ़ते हैं और जानते हैं नेचुरल गार्डियंस कौन होते हैं। नेचुरल गार्डियंस एक लड़के के केस में जो माइनर है और एक अनमैरिड गर्ल जो अगेन माइनर है, उनके केस में फादर होंगे और फादर के बाद मदर। लेकिन इन केस जो माइनर बच्चा है इसकी एज 5 ईयर्स से लेस है, तो उस केस में कस्टडी ऑफ द माइनर जो होगी वो मदर के पास होगी, और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी कस्टडी भी पहले मदर के पास रहती है, यानी कि मदर उनकी नेचुरल गार्डियन पहले रहती है और उनके मदर के बाद फादर
लास्टली अगर किसी की वाइफ माइनर है तो ऐसी माइनर वाइफ की जो कस्टडी जो उनके नेचुरल गार्डियन होंगे वो उनके हस्बैंड होंगे। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी रेज हो गई थी रिगार्डिंग द फ्रेज आफ्टर हिम। हमने जैसे कि पढ़ा कि एक बॉय के केस में जो माइनर है और एक अनमैरिड गर्ल के केस में जो माइनर है और अबव 5 इयर्स है, वहाँ फादर होंगे उनके गार्डियन और फादर के बाद आफ्टर फादर मदर होंगी। तो यहाँ पर एक कंटेंशन रेज की गई थी कि क्या मदर सिर्फ आफ्टर द डेथ ऑफ फादर ही ऐसे बच्चों की गार्डियन बन सकती है, क्या ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 14 की ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो इसी इशू को डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट ने गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई के केस में। ये 1999 का केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर बोला गया था कि ये जो प्रोविज़न है ये एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और कोर्ट ने बताया था यहाँ पर जो शब्द आफ्टर हिम है इसका मतलब नॉट आफ्टर द डेथ ऑफ फादर है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर वो ज़िंदा होने के बाद भी माइनर की ना तो प्रॉपर्टी या ना ही माइनर के पर्सन यानी कि उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट लेते हैं और वो अपने बच्चे के प्रति बड़ा ही एक इनडिफरेंट और इनसेंसिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो ऐसे केस में इवन इफ फादर जिंदा भी हैं तब भी मदर को बच्चे की गार्डियनशिप दे दी जाएगी। मदर वुड बी द नेचुरल गार्डियन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर। अब जान लेते हैं कि जो फादर होंगे ऐसे बच्चों के नेचुरल गार्डियन वो कब उनके नेचुरल गार्डियन नहीं रहेंगे। ऐसा तब होगा जब वो हिंदू होना छोड़ दें या फिर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं। इसके अलावा जब वो दुनिया को छोड़ दें यानी कि अपनी दुनियादारी अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर दें और किसी रिलीजियस ऑर्डर में शामिल हो जाएं यानी कि कोई धार्मिक उपदेश प्राप्त कर लें। हाउएवर जो मदर का राइट है ऑफ बीइंग अ नेचुरल गार्डियन वो एब्सोल्यूट है, बिना किसी शर्तों के है। चाहे वो भी कन्वर्ट हो जाएं और दुनियादारी घर बार छोड़ दे अपना, तभी वो बच्चे की नेचुरल गार्डियन रहेंगी। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने सेक्शन 26 को डिस्कस करते हुए रेज़ किया था कि कोर्ट की पहली प्राथमिकता जो होगी वो क्या होगी जब वो बच्चे की कस्टडी देंगे, तो उसका आंसर भी हमारे पास हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में ही है। ये आंसर हमें सेक्शन 13 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में मिलेगा। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 13 ऑफ HMGA निकालें। सेक्शन 13 हमें बोलता है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड वुड बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कस्टडी के केस में ऐसी पार्टी को कस्टडी देगी जहां पर उसका सबसे ज़्यादा भला सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जहां उसका वेलफेयर सबसे ज़्यादा हो सके। इस चीज़ को डिसाइड करते हुए कोर्ट चाइल्ड की एज, सेक्स, उसकी जो इच्छाएं हैं उनको भी मद्देनज़र रखेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर चाइल्ड की एज 5 साल से कम है तो वो मदर के पास ही उसे कस्टडी दी जाएगी। अगर मदर एक अनचेस्ट लाइफ को लीड करती है तब ऑब्वियसली फादर को भी 5 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है। सिमिलरली अगर बच्चा 5 साल से बड़ा हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑटोमेटिकली फादर को कस्टडी मिल जाएगी। अगर फादर का एटीट्यूड बड़ा ही इनडिफरेंट है तो ऑब्वियसली मदर कस्टडी कंटिन्यू करेंगी इवन इफ़ बच्चा 5 साल से बड़ा हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 ऑफ हिंदू गार्डियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट की तरफ। सेक्शन 8 जो है वो ले डाउन करता है पावर्स, जो जनरल पावर्स होंगी नेचुरल गार्डियंस की एक माइनर के केस में। ये सारी वो सभी चीज़ें कर सकते हैं जो नेसेसरी है, जो जिनकी ज़रूरत है माइनर के प्रॉपर्टी को और उसके पर्सन को, यानी कि माइनर की लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी को समेटने के लिए और उसे अच्छे से रखने के लिए। वहीं ये कुछ ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड करता है जो माइनर के केस में होंगी नेचुरल गार्डियंस की, जैसे कि वो माइनर की प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, ना ही माइनर की कोई भी प्रॉपर्टी को 5 साल से ज़्यादा समय के लिए लीज दे सकते हैं, और ना ही अगर माइनर 18 साल का होने वाला है या हो चुका है तो 18 साल से माइनर के 19 साल होने तक से ज़्यादा के लिए प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं, यानी कि 1 साल से अधिक देर के लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं जब माइनर 18 साल का हो चुका है। और अगर उन्हें ये सब कुछ भी इनमें से करना है तो उन्हें प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी, और इवन इफ़ वो ये तब भी कर देते हैं जबकि मना किया गया है, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट वो कर देते हैं, तो ऐसी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो वॉइडेबल होगी और इसे वॉइड कौन डिक्लेयर करवा सकता है, माइनर या फिर कोई भी पर्सन जो माइनर के थ्रू क्लेम करता है इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट।
इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 9। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 9 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट निकालें। सेक्शन 9 हमें टेस्टिमेंट्री गार्डियंस के बारे में बताता है। ये वो गार्डियंस हैं जो नेचुरल गार्डियंस यानी कि बच्चे के पेरेंट्स, फादर और मदर, अपनी विल में जिनको अपॉइंट करके जाते हैं। यहाँ पर आपको रूल समझना ज़रूरी है कि नेचुरल गार्डियंस कौन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फादर जो हैं वो किसी को अपॉइंट करके जाते हैं एज टेस्टामेंट्री गार्डियन, यानी कि अपनी विल में लिख कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद एक्स वुड बी दी गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, बट उनकी डेथ के बाद मदर अभी ज़िंदा हैं, तो ये जो उनकी विल है रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स एज गार्डियन, ये इन इफेक्ट नहीं आएगी। अभी मदर की डेथ के बाद एक्स की जो अपॉइंटमेंट है वो इन इफेक्ट आएगी। सपोज़ मदर अपनी डेथ से पहले वाई को अपॉइंट करके चल जाती हैं, तो क्वेश्चन उठता है अब वाई, जब मदर की डेथ हो जाती है वाई बनेंगे बच्चे के गार्डियन या फिर एक्स? तो आंसर है वाई, क्योंकि लास्ट में मदर की डेथ हुई थी और उन्होंने वाई को अपॉइंट कर दिया था, तो जिस दिन उन्होंने वाई को अपॉइंट किया उस दिन एक्स की अपॉइंटमेंट नल एंड वॉइड हो गई थी। और इन केस मदर की डेथ हो जाती है और मदर ने अभी किसी वाई या किसी भी पर्सन को अभी अपॉइंट नहीं किया एज गार्डियन, तो एक्स की जो अपॉइंटमेंट थी जो फादर ने मरने से पहले अपनी विल में लिखी थी वो इन इफेक्ट आ जाएगी और एक्स वुड बी दी टेस्टामेंट्री गार्डियन, और वी कैन से द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड फॉर हिज पर्सन एंड स्टेट। बात करते हैं पावर्स जो टेस्टामेंट्री गार्डियन की होगी। जो भी एक नेचुरल गार्डियन की पावर्स होती हैं, जो राइट्स होती हैं, वो सारी पावर्स और राइट्स एक टेस्टामेंट्री गार्डियन की भी होगी। आपके लिए यहाँ नोट करने वाली चीज़ ये है कि अगर किसी माइनर गर्ल का एक गार्डियन अपॉइंट किया है फादर या मदर ने थ्रू विल, जो कि उसका टेस्टामेंट्री गार्डियन कहलाएगा। ये टेस्टामेंट्री गार्डियन सिर्फ उसी दिन तक एज अ गार्डियन ट्रीट किया जाएगा जिस दिन इस माइनर गर्ल की शादी नहीं हो जाती। जिस दिन उनकी शादी हो गई तो उस दिन से उनके गार्डियन जो होंगे वो हस्बैंड बन जाएंगे, और जैसे कि हमने देखा हस्बैंड माइनर वाइफ के केस में उनके नेचुरल गार्डियन कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गार्डियंस अपॉइंटेड बाय कोर्ट की। इनका कोई जिक्र नहीं है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में। ये गवर्न होते हैं गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में। हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर कौन सा कोर्ट अपॉइंट करता है गार्डियंस को इस एक्ट के थ्रू। इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो भी कोर्ट गाइडलाइंस इशू करेंगे, जो भी पावर्स देंगे ऐसे गार्डियन को, वही उनकी पावर्स होंगी। इन जर्नल ऐसे कोई पावर्स और राइट्स का जिक्र नहीं है, ना ही गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में, ना ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम सेक्शन 12 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट का जिक्र करेंगे। यहाँ पर ऐसे केसेस को कवर किया जा रहा है जहाँ पर एक माइनर जो है उनका एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, हक है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो अभी एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, अभी उसका बंटवारा नहीं हुआ है, और उसे जो मैनेज करता है वो कोई अडल्ट मेंबर हो सकता है एक फैमिली का, या कर्ता भी हो सकता है। तो ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अडल्ट मेंबर जो उनके फैमिली मेंबर ही हैं वो उसे मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बार लगाई गई है लेजिस्लेचर के द्वारा कि कोई भी माइनर, किसी भी गार्डियन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता किसी भी माइनर के लिए ऐसी किसी प्रॉपर्टी के लिए। इसके बाद हम जिक्र करेंगे डिफैक्टो गार्डियंस का। डिफैक्टो गार्डियंस का जिक्र ज़रूर है आपकी HMGA में, लेकिन यहाँ पर उन्हें डिफ़ाइन नहीं किया गया। हम देखते हैं कि डिफेक्टो गार्डियन होते क्या हैं। डिफेक्टो गार्डियन वो होते हैं जो एक माइनर की प्रॉपर्टी में या फिर माइनर के वेलफेयर में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो किसी लॉ या अथॉरिटी के थ्रू नहीं लेते, बल्कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई माइनर का फ्रेंड या फिर रिलेटिव उनकी प्रॉपर्टी या वेलफेयर में इंटरेस्ट ले रहा है तो उन्हें डिफेक्टो गार्डियन बोला जाता है। आप अपनी बेयर एक्ट में सेक्शन 11 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट निकालें। सेक्शन 11 प्रोवाइड करता है कि डिफेक्टो गार्डियन अब किसी भी पर्पज़ के लिए अपॉइंट नहीं की जा सकते हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट के थ्रू किसी माइनर के एस्टेट को संभालने के लिए। हाउएवर, इन केसेस अगर अपॉइंट किया जाता है ऐसे किसी डिफेक्टो गार्डियन को माइनर के प्रॉपर्टी एस्टेट को संभालने के लिए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस बारे में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट साइलेंट है। क्या वो नल एंड वॉइड होगी, ऐसे किसी बात का जिक्र नहीं करता। खाली सेक्शन 11 रिस्ट्रिक्ट करता है डिफेक्टो गार्डियन की अपॉइंटमेंट। लास्टली हम बात करेंगे गार्डियनशिप बाय अफिनिटी की। ये वो गार्डियंस थे जो अफिनिटी के थ्रू यानी कि नियरनेस के थ्रू गार्डियंस बन जाते थे। ये ओल्ड हिंदू लॉ में कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड था। यहाँ पर जब एक वाइफ
का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और वो विडो बन जाती थी, तो जो नियरेस्ट पिंडाज में सबसे एल्डेस्ट मेल जो होते थे वो उसके गार्डियन बाय अफिनिटी बन जाते थे। अब गार्डियन बाय अफिनिटी का कॉन्सेप्ट हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में कहीं नहीं है। स्टिल ये ओल्ड हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको इसके बारे में बताना ज़रूरी था। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 एक डायरेक्शन इशू करता है कि माइनर के केस में ऑल्दो माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट बताता है कि कौन कौन गार्डियन बन सकता है, लेकिन ये भी वो सेक्शन 10 में बताता है कि कोई भी माइनर किसी और माइनर के लिए गार्डियन नहीं बन सकता। उसके ऑब्वियस से कारण है, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है, तो इसलिए माइनर एक अन्य या दूसरे माइनर के वेलफेयर का ध्यान नहीं रख पाएगा, ना ही उनकी प्रॉपर्टी का, ना ही उनके लाइफ का। इसलिए लेजिस्लेचर ने साफ तौर से जिक्र किया है कि एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन नहीं बन सकता। ये था आपका आज का लेक्चर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट पे। अगर आपको किसी भी लॉ टॉपिक पर PDF चाहिए या फिर MCQ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।